नमस्कार, मैं मनीष आप सभी के बीच में हूँ और 76वें गणतंत्र दिवस की तैयारी में हम लोग हैं और भारत में संविधान लागू हुए 76 साल का सफर हो चला है। 76 साल का समय बीत गया और क्या कोई बता सकता है कि इस 76 सालों में 76 ईयर में भारत के संविधान ने किसी को न्याय दिया हो? किसी बेटी को, किसी बहन को, किसी माँ को न्याय मिला है क्या? उन कांडों में जिस कांड को लेकर आज पूरा विश्व स्तर पर एक बड़े बड़े फाइल खुलने और बड़े बड़े घटनाओं से त्रस्त है, जिसमें आज मैं बात कर रहा हूं और एक भूमिका के साथ आ रहा हूं। मैं पटना कांड की बात करने आया हूं, उसके बाद जहानाबाद में एक बेटी के साथ जो हुआ उसकी बात करने आया हूं और विश्व स्तर पर जो फाइलें खुल रही हैं उसमें बड़े बड़े दिग्गज और बड़े बड़े महारथियों का जो फोटो वायरल हो रहा है, उसमें देश के, भारत के भी बड़े बड़े दिग्गजों का नाम साथ में जुड़ा हुआ है। यह साधारण बात नहीं है। आपको याद होगा कि भारत की एक जांच एजेंसी है जिसका रिपोर्ट 19 से लेकर के 23 के बीच में आया था। उसमें लिखा गया कि 19 से लेकर के 21 के बीच में, और ये 22 लास्ट में रिपोर्ट आया था 23 में, उसमें लिखा गया कि मात्र 3 साल के अंदर 13.5 लाख बच्चियों का पता ही नहीं है। यह भारत सरकार की रिपोर्ट है, भारत सरकार के जांच एजेंसी का रिपोर्ट है, यह मोदी काल की रिपोर्ट है। और उसके बाद मोदी साहब ने वो समीकरण, वो जांच, वो जो रिपोर्ट तैयार होती थी हर वर्ष 2 साल 3 सालों पे, वो कहानियां बंद कर दी। यानी भारत का प्रधानमंत्री अय्यासियों में डूबा हुआ है, उसे इस बात का जरा सा भी शर्म नहीं है कि भारत में बेटियों के साथ क्या होना चाहिए, क्योंकि बेटियों की इज्जत के मामले में नरेंद्र मोदी शुरू से ही कच्चे रहे हैं। वहां पत्नी को छोड़ने की बात हो या गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए बेटियों का स्पाइसीकरण कराया जा रहा था। तो हम उन सभी बिंदुओं पे देखें तो आप देखेंगे कि गुप्त रूप से जिस प्रकार से नरेंद्र मोदी ने गुजरात में मुख्यमंत्री रहते हुए बेटियों का जांच करवाया, उनके निजी जीवन की ओर झांकने का प्रयास किया, जिस केस के कारण संजीव भट्ट जैसे और कई अधिकारी आज जेल में हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी की कलई खुल रही थी। मैं बात बहुत ऊपर से उठा इसलिए रहा हूं कि यहां तक पहुंचने में आपको समझने में आसानी होगी कि आज बेटी के साथ जो बिहार में हो रहा है, इंसाफ की जो बात और लड़ाई चल रही है, यह साधारण नहीं है। आज हमारे देश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी है, जिन्होंने बच्चियों का विभिन्न प्रकार से जांच करवाया, मॉनिटरिंग में रखा, क्योंकि उनको पसंद आ गई थी। और उसको सफलभूत करने वाले कौन थे? आज के भारत के गृह मंत्री अमित शाह। और अमित शाह, नरेंद्र मोदी की जो टीम है बिहार में, उस टीम के गृह मंत्री है सम्राट चौधरी, जो बलात्कारी भी है, हत्यारे भी है और बड़े बड़े अभियुक्त के रूप में उनका नाम आता रहा है। और भारत सरकार के द्वारा, भारत इसके संविधान के द्वारा स्थापित राज्यपाल पद पर बैठे हुए लोग ने 1999 में उनको राबड़ी देवी के कार्यकाल में कृषि मंत्री बने थे, उससे निष्कासित, निलंबित किया था, क्योंकि उन्होंने अपने उम्र को लेकर के झूठा हलफनामा दिया। और उसी झूठे हलफनामे के तौर पर आज बिहार के गृह मंत्री सम्राट चौधरी का जो मर्डर केस था, हत्या का केस था, और विभिन्न स्रोत में जो केस है वो सब खत्म हो गए कि नाबालिग थे, उस एज में उन्होंने दुर्घटना की थी, घटना की थी। तो उस आधार पर भारत का संविधान मुजरा करता हुआ सम्राट चौधरी को बाइज्जत बरी कर देता है। और बाइज्जत बरी करने का परिणाम है कि वह हत्यारा, बलात्कारी आज बिहार का गृह मंत्री बना हुआ है। और अब उम्मीद आप रखते हैं किसी बेटी के साथ हत्या हो जाए, बलात्कार हो जाए, गैंग रेप हो जाए तो आपको न्याय मिलेगा? बिहार की बेटी के साथ आज जो हो रहा है,
इसमें न कोई जाति की बात है न धर्म की बात है, यहाँ बेटी की बात है। और बेटी में दो जाति के समुदाय के बेटियों के साथ, जहानाबाद की ही बेटी के साथ, एक के साथ पटना होता और एक जहानाबाद में घटना हुई और दोनों में खाना पूर्ति और लेपापोती चल रही है। समाज में जिस प्रकार से संरचनाएं बदली जा रही है राजनीतिक रूप से, उसका प्रभाव सीधे तौर पर पुलिसिंग व्यवस्था में दिखाई देता है। और पुलिसिंग व्यवस्था जो क्रिमिनल अपराधियों का संरक्षक पोषक माना जाता है, घटनाओं को संरक्षित और पोषित करने वाली प्रवृत्ति में के लिए ही पुलिसिंग व्यवस्था की स्थापना हुई थी। आप याद कर लीजिए, अंग्रेजों ने पुलिसिंग व्यवस्था की स्थापना इसीलिए की थी कि विरोध हो रहा था। उस समय के जिलाधिकारी जो होते थे, कलेक्टर होते थे, उनका विरोध समाज में होने लगा था। अधिकारियों के विरोध होने लगे थे। उनकी सुरक्षा के लिए एक पुलिसिंग सिस्टम का निर्माण हुआ और उस पुलिसिंग सिस्टम ने आज भी उसी इस व्यवस्था को संरक्षित पोषित करने की व्यवस्था पे ही निरंतर वर्क कर रही है, काम कर रही है। आज बहुत सारी बातें खुलकर आ रही हैं सामने, यूट्यूब पे, फेसबुक पे, न्यूज में बहुत सारी बातों में आती है कि पटना कांड में उसके कुछ रिश्तेदार ही, लड़की के रिश्तेदार ही शामिल होंगे। लेकिन ये एक चीज समझने की बात है कि आप किसी पे आरोप लगा रहे हैं, कितना घंटा लगता है जांच करने में। हमारा इस पृथ्वी पे और हमारी टेक्नोलॉजी में इतनी क्षमता है कि 1 घंटे के अंदर पूरे केस का हम निष्पादन कर सकते हैं। लेकिन बायोलॉजिकल रूप से निष्पादन के चक्कर में पूरी व्यवस्था को ध्वस्त किया जा रहा है। समाज में अराजकता बढ़ाई जा रही है और न्याय जैसी बातों पर मेरे जैसे लोगों का विश्वास नहीं है। भारत के संविधान पे भरोसा रखना अपने पैर पे कुल्हाड़ी मारने जैसा है। चोर, उचक्के, बेईमान, बलात्कारी और पूरे के पूरे कोठा चलाने वाली व्यवस्थाओं में भारत का संसद और संविधान चल रहा है। अगर न्याय की बात की जाए तो आप कल्पना में भी नहीं सोच सकते हैं कि न्याय की बात भारत के संविधान में हो सकता है। अगर औकात भारत के संविधान में न्यायपालिका में अगर होती तो स्वतः संज्ञान लेते हुए भारत के चीफ जस्टिस इस केस में आते। लेकिन उनके पास भी केस पहुंचेगा तब वो जाकर सुनवाई करेंगे, लोग बैठे रहें, लेकिन जांच करने की उनकी औकात नहीं है। किस लिए यह व्यवस्था बनाई गई है? हम किससे उम्मीद रखें? इस देश के संवैधानिक संरचनाओं में जिस प्रकार की खोट है और खास करके पुलिसिंग व्यवस्था जो सिर्फ अपराध को पोषित करती है, बिना मर्जी किसी को उठाती है, परेशान करती है, एफआईआर करके कोर्ट में घसीटती है, क्या इस पे कभी कानूनी रूप से कोई शिकंजा कसने का काम हुआ? पुलिस को अपराधी बनाने के लिए यूनिवर्सिटी के रूप में मैं देखता हूं, वह किसी भी व्यक्ति को अपराधी बनाने के लिए उनको स्वतंत्रता दे दी गई है संविधान के तहत। जांच की प्रक्रिया, आज जब रिपोर्ट पटना मेडिकल कॉलेज का जो रिपोर्ट है उसमें स्पष्ट है कि बच्ची के साथ गैंगरेप हुआ, उसके जो नीचे का पार्ट है उसको नाखून से खरोचा गया, उसके साइज बड़े हो गए, बहुत माने क्या बोला जाए, इसमें बहुत सारी चीजें समझिए कि बहुत ही वर्स्ट कंडीशन में उस बच्ची की हत्या की गई है, मारा गया है, उसके साथ बहुत निम्न स्तर का दुर्व्यवहार हुआ है। आज कोई भी अस्पताल रिपोर्ट गलत बना सकता है, कोई भी डॉक्टर झूठ बोल सकता है, यह महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण वह है कि घटना हुई और उस वैसी घटनाओं को करने वाले कौन लोग हैं। देखिए, समाज की जो संरचना है, डॉक्टर कोई भी अस्पताल में जाएगा तो एक व्यवस्था, क्योंकि हमारे संवैधानिक संरचनाओं में जो चिकित्सा की पद्धति है वो संवैधानिक नहीं है। संवैधानिक इसलिए नहीं मैं कह रहा हूं क्योंकि हर डॉक्टर को अपना अपना क्लिनिक चलाने का, अपना अपना दुकान चलाने का अधिकार है। मैं वैशाली जिले में ही देख रहा हूं तो आप देखिएगा कि यहाँ पे डॉक्टरों का नर्सिंग होम 50% से भी कम है जो डॉक्टर खुद संचालित करते हैं। यहाँ 50% वो लोग हैं
जिनका जीवन में कभी बायोलॉजी से कोई पाला नहीं पड़ा होगा। हाँ, 9वीं 10वीं तक बायोलॉजी पढ़ लिए होंगे मजबूरी में, लेकिन उसके बाद जीवन में बायोलॉजी से कोई मतलब नहीं होगा, साइंस से कोई रिश्ता नहीं होगा। लेकिन वो सभी लोग आज के डेट में वो नर्सिंग होम चलाते हैं और डॉक्टरों को बुलाते हैं। एक समय था जब डॉक्टर कंपाउंडर रखता था, लेकिन आज कंपाउंडर डॉक्टर रखता है। कंपाउंडर और समाज में पैसा जिसको हो गया वो नर्सिंग होम खोलता है और संचालित डॉक्टर को बुला करके करवाता है, डॉक्टर को फी देता है। उल्टी व्यवस्था है। तो इसका कारण यह नहीं है कि डॉक्टर जिम्मेवार है, डॉक्टरों ने गलत रिपोर्ट बना दिया। राजनीतिक चरित्र इतना बढ़िया है भारत का कि आपको मैं उदाहरण प्रधानमंत्री से ही देता हूं कि किसी में औकात इतनी है कि प्रधानमंत्री और भाजपा की टीम, क्योंकि आज भाजपा की सरकार है भारत में, एनडीए की सरकार है और बिहार में जंगल राज पार्ट 2 चल रहा है और जंगल राज पार्ट 2 के संपोषित करने वाले, पोषित करने वाले हत्यारे और बलात्कारी गृह मंत्री के नेतृत्व में चल रहा है। आपको याद होगा, मैं राजनीतिक उदाहरण देकर के बताता हूं कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि 70,000 करोड़ का घोटालेबाज है और उसको अगले दिन 5 बजे भोर में महाराष्ट्र का उप मुख्यमंत्री बना दिया जाता है। तो आप उस परिस्थिति में देख लीजिए कि इतनी औकात किसी डॉक्टर में, सामान्य डॉक्टर, सामान्य हो या असामान्य हो, बिहार में रहने वाले लोग डॉक्टर की इतनी औकात होगी कि वो रिपोर्ट ऐसा बना दे जिससे किसी को सजा हो जाए। यह साधारण बात नहीं है। इसमें आम जनमानस को आगे बढ़ना होगा, क्योंकि आपने ऐसी व्यवस्थाओं के तहत ही आपने अपना प्रतिनिधि बनाया है कि वह आपके लिए नहीं है। समाज में द्वेष पैदा करने के लिए ही ऐसे लोगों का निर्माण किया गया है। आप इंसाफ की बात अगर सोच रहे हैं तो इंसाफ आपके दरवाजे पे कभी चलकर नहीं आएगा। लोग बैठक कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं, मशाल जुलूस निकाल रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है, क्योंकि आज तक नरूणा हत्याकांड में कोई सुप्रीम कोर्ट फैसला कर पाया क्या? याद होगा 2012 में एक बच्ची जो मुजफ्फरपुर की थी, नरूणा, उसका पता चला क्या? उसके मुख्य आरोपी आयुक्त माने आरोपी जो थे वो बिहार के डीजीपी तक बने, आजकल बाबा बनकर के घूम रहे हैं। यह है राजनीति, पहुंच और पैरवी। और भारत जैसे ही नहीं, पूरी दुनिया ने साबित कर दिया कि आपको बड़े बड़े डील करने हैं, बड़े बड़े उद्योग करने हैं, पैसे कमाने हैं, तो आप 6 साल से लेकर के 12 साल, 14 साल, 15 साल, 18 साल की बच्चियों के साथ को उठा लीजिए, ले जाइए किसी के यहाँ, उसका सप्लाई कर दीजिए, उससे उसके जीवन के साथ खेलिए। लोग मजे लेते हैं, और क्या मजा लेते हैं इसका परिणाम है क्योंकि आप सभी लोगों ने वैसी सभी घटनाओं पे चुप्पी साधी है, इसलिए आज घर घर में इस तरीके की कांड होने की शुरुआत हो गई है। और शासन व्यवस्था पूरे विश्व स्तर पर नपुंसक है, और वह सिर्फ महिलाओं को, और इसमें महिलाएं भी शामिल हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ पुरुष प्रधान जो समाज आप कह रहे हैं वो शामिल है, इसमें बड़ी बड़ी महिलाएं और बड़े बड़े उद्योग के रूप में इसको संचालित करती हैं। चाहे वो गर्ल्स हॉस्टल हो या किसी भी प्रकार के नर्सिंग होम चलाने वाले महिलाओं की स्थिति आप देख लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि 50% से ऊपर इसमें महिलाएं बच्चियों का शोषण करने में मदद करते हैं, उसको सप्लाई करते हैं, उनको बच्चियों का दोहन करने का काम, शारीरिक मानसिक हर तरीके से प्रदान करने का काम एक महिला होती है। वर्ल्ड स्तर पे आप देखे होंगे कि किस प्रकार के अभी फाइल खुले, उसके भी जो मुख्य सहयोगी थी एक महिला थी, जो बिल गेट्स से लेकर के और बड़े बड़े लोगों के साथ मीटिंग फिक्स करते थे। और मुंबई जैसे जगहों पे जब बिल गेट्स आए थे तो उनके साथ 12 साल 14 साल की बच्ची को परोसा गया था। याद कर लीजिए उस समय किसका शासनकाल था। खैर मैं इसलिए कह रहा हूं कि मैं इस वीडियो को अब लंबा नहीं करना चाहता हूं। मैं यही कहूंगा कि अगर भारत के संविधान में औकात नहीं है तो इस जो कांड है और ऐसी कांडों पर एफआईआर लेना बंद कर दे। खानापूर्ति के नाम पे समाज का दोहन न करे। समाज भी जाकर पुलिस के भरोसे पे एफआईआर जो करती है उसको लोग बंद करें।
FIR करके आप अपनी प्रतिष्ठा का हनन करते हैं, क्योंकि भारत का संविधान आपके लिए इंसाफ के लिए काली पट्टी बांध करके बैठा हुआ है। आजकल मोदी जी ने कुछ काली पट्टी को हटा दिया, लेकिन मन जब काला हो तो काली पट्टी के होने और न होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि भारत का संविधान और संसद में बैठे हुए, सदनों में बैठे हुए लोग बलात्कारी, हत्यारे और मक्कार हैं। तो आप इस बात की उम्मीद मत रखिए कि आपकी बेटी आपके घरों में सुरक्षित रहेगी। आपको अगर इस देश का निर्माण भारत की संस्कृति के अनुसार आपको देखना है, और जिस संस्कृति की बात आप करते हैं उस संस्कृति में भी आप देखेंगे तो बहुत सारी कमी रही है, लेकिन मानवता और सैद्धांतिक सिद्धांत के साथ आगे बढ़ने का काम हमारा समाज, हमारा देश शैक्षणिक रूप से पूर्ण रूपेण विकलांगता की ओर बढ़ गया है। संसद नहीं चाहता कि भारत के लोग शिक्षित हो, सुसंस्कृत हो, इसलिए उन्होंने अपना राजनीतिक रोटी हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई के नाम पे चलाते हैं, जबकि मोदी जी जाकर के विश्व के मुसलमानों के यहाँ गलबहिया करते हैं और मस्जिदों में नमाज पढ़ते हैं, आप देखते हैं। लेकिन भारत के अंदर सिर्फ अराजकता, आतंक, हिंदुओं की रक्षा की बात, तो बांग्लादेश में हिंदू मर रहे हैं, पाकिस्तान में हिंदू मर रहे हैं, और मोदी जी की औकात नहीं है कि जाकर के हिंदुओं की रक्षा कर सके। तो आप देश में अपनी बेटी की रक्षा के लिए उम्मीद रख रहे हैं कि भारत का प्रधानमंत्री रक्षा के लिए आएगा। क्या भारत के प्रधानमंत्री ने एक बार भी इस तरफ आवाज उठाई? क्या बोला? क्या जांच में उन्होंने क्या कोई भूमिका निभाई? किसी प्रकार से सुना है आपने? बिहार में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष की जिम्मेवारी सौंप दी गई है बिहारी को। क्या वो नितिन नवीन को यह पता है कि नहीं है कि बिहार में इस तरह की घटना हुई है? क्या नितिन नवीन को इस बात की चिंता है? नहीं है। नितिन नवीन ने क्या कोई स्टेटमेंट दिया है? नहीं दिया है। नितिन नवीन को चिंता है कि नरेंद्र मोदी का ताज भारत के प्रधानमंत्री के रूप में बना रहे, और बंगाल जीतने की तैयारी है। कास्ट परिवार को मोबिलाइज करके कास्टों का एक जगह वोट लेना है बंगाल में, तो वहां पे नितिन नवीन काम करेंगे। और हत्यारे, बलात्कारी और उस संस्कृति से आने वाले सभी लोगों को पोषित करने के लिए नितिन नवीन राष्ट्रीय अध्यक्ष बने हैं। आने वाले समय में क्या होगा वो तो वह देख ही लेंगे, लेकिन आज की परिस्थिति में नितिन नवीन जैसे चुप्पा और मौगा भी कर सकते हैं ऐसे लोगों की राष्ट्रीय अध्यक्ष सबसे बड़ी पार्टी का होना अपने आप में दुर्भाग्य है। बिहार का होने के बावजूद बिहार की बेटी के सम्मान में अब तक नहीं बोला। अगर जिस भारत का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अभी 2 दिन पहले कह दिए कि हमारे बॉस है नितिन नवीन, तो क्या नितिन नवीन एक बार कह दे कि इसका इंसाफ हमको अगले 24 घंटा में चाहिए, तो क्या लगता है नहीं होगा? लेकिन नहीं, सब मुजरा कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी के चमचे और बेलचे के रूप में नितिन नवीन को रखा गया है, ताकि नितिन नवीन बने रहे, युवाओं को गुमराह कर सके, पूरे देश के युवाओं का समाज को गुमराह कर सके, और साथ ही साथ पूरे ब्रह्मांड स्तर पर, जिसको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा राजनीतिक पार्टी कहा जाता है, उसको पोषित करने के माध्यम से राजनीतिक चाटुकारिता और दलाली में संलिप्त रहे। तो बिहार की बेटी के लिए इंसाफ अगर आप चाहते हैं तो मेरे अनुसार FIR को आप वापस ले लीजिए, नहीं तो जो भी प्रतिष्ठा बची हुई है वह सब खत्म हो जाएगा, और भारत का संविधान कुछ नहीं करने जा रहा है। न पुलिस कर सकती है, न SIT कर सकती है, और CBI जांच सिर्फ CBI का काम है नरेंद्र मोदी के लिए सत्ता को क्या बोलते हैं, हथियाना, कब्जा करना। इसी काम में CBI भारत की लगी हुई है। तो आप सभी को बस इतना ही कहना है कि वीडियो थोड़ा लंबा हो गया है, सुनिए, समझिए, देखिए, और अपने विचार मुझे मत दीजिए, अपने जीवन में उतारिए कि क्या इस संविधान के भरोसे आप अपने बच्चों का जीवन सुरक्षित रख सकते हैं क्या? बहुत बहुत धन्यवाद।